हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे लर्निंग प्लेटफॉर्म जीके विद मी पर। तो आज के इस क्लास में हम पढ़ना शुरू करेंगे सोशल साइंस का चैप्टर। ठीक है, जैसा कि आपको पता है इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको भारतीय संविधान के अनुसूचियों के बारे में, इसके साथ साथ जितने भी आपके फंडामेंटल राइट्स हैं उनके बारे में, साथ साथ लोकसभा और राज्यसभा की सीट्स के बारे में कंप्लीट पढ़ा दिया है। ये जितने भी टॉपिक्स मैं आपको करा रही हूँ ये सारे किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आपके एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी हो सकते हैं। ठीक है, आपको पता होगा कि आपके प्रीवियस ईयर जो हुआ था उसमें 3 से 4 क्वेश्चन जो थे वो इंडियन पॉलिटी से पूछे गए थे। हिस्ट्री के क्वेश्चन जो थे वो 4 से 5 क्वेश्चन हिस्ट्री के थे और जो पॉलिटी थी उसके 3 से 4 क्वेश्चन थे। तो आपको पॉलिटी भी पढ़ लेनी है। इसमें ना मैं आपको सारी पॉलिटी नहीं पढ़ाऊंगी, जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे सिलेक्टेड टॉपिक पढ़ाऊंगी, उसी में से आपको एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। तो स्टार्ट कर देते हैं आज की क्लास। ये क्लास चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे चंडीगढ़ पीआरटी का एग्ज़ाम है, चाहे DSSB का एग्ज़ाम है, पीजीटी टीजीटी, चाहे आपके हरियाणा एसएससी है, चाहे एसएससी है, कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, हर एग्ज़ाम में इनमें से क्वेश्चंस आते हैं और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। ठीक है, तो ये वैसे तो आपके फोकस करके चंडीगढ़ पीआरटी को फोकस करके बनाई जा रही है। अगर आपने वो क्लासेस पहले वाली नहीं देखी है तो आपको हमारे चैनल पर चंडीगढ़ पीआरटी के नाम से एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से जाकर आप बाकी जो क्लासेस रह गई हैं आपकी वो देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। हम आज की क्लास को जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने लिखा है स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। ये ना मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, ये आपको ज़रूर से ज़रूर पढ़ना है। ठीक है, इसके साथ साथ इसकी जितनी कैपिटल्स हैं वो आपको हाथों पर याद होनी चाहिए, क्योंकि कैपिटल जो है ना वो एग्जाम्स में पूछी जा सकती है और इंडियन कैपिटल पूछी जाएंगी। ठीक है, इसके साथ साथ जैसे अब यहाँ पर ये स्टेट है, स्टेट कब बना था, कौन सा यूनियन टेरिटरी कब बना, इसके लिए कौन सा कमीशन आया, किस किस ने हमारे जो भारतीय राज्य हैं उनको बनाने में योगदान दिया। तो ये सारी बातें हम आज की क्लास में जानने वाले हैं। अगर आप कहेंगे कि मैं आपको स्टेट एंड उसकी कैपिटल याद करा दूं तो मैं वो भी बना दूंगी, बट बहुत इजी टॉपिक होता है इसलिए मैंने उसको नहीं उठाया, क्योंकि मुझे लगता है वो आप सभी को आता होगा, सभी को स्टेट और उसकी कैपिटल्स के बारे में पता होगा। बट फिर भी अगर आप कहेंगे तो मैं आपको करा दूंगी। कमेंट सेक्शन में बता देना अगर आपको करनी है तो। अगर आपको आती है तो फिर उसको रहने देंगे क्योंकि इजी टॉपिक होता है, उसकी जगह मैं आपको कोई और टॉपिक करा दूंगी। तो यहाँ पर मैंने लिखा है, जैसे मैंने आपको बताया था कि संविधान के जितने भी नंबर 1 चीज़ें हैं ना, जैसे संविधान का भाग 1 है, संविधान का आर्टिकल 1 है, संविधान की अनुसूची 1 है, जो ये 1 वाले हैं उन सभी में हमारे भारत के राज्यों के बारे में बताया गया है, संघ के बारे में बताया गया, उसमें राज्य की डेफिनेशंस दी गई हैं। तो इसी तरीके से भारतीय संविधान का जो भाग 1 है, मैंने आपको बताया था हमारे संविधान में 22 भाग हैं। ठीक है, तो मैंने इससे पहले वाली क्लास में भी मैंने आपको बताया है कि हमारे संविधान के कितने भाग हैं, 22 भाग हैं। उसमें से जो पहला भाग है, ठीक है, उसके साथ साथ आर्टिकल 1 से आर्टिकल 4, 1 से आर्टिकल 4 में भी किसके बारे में जानकारी मिलती है, हमें हमारे जो राज्य हैं उनके बारे में जानकारी मिलती है, साथ साथ जो हमारी यूनियन टेरिटरी है उनके बारे में जानकारी मिलती है। आर्टिकल 1 में क्या कहा गया है कि इंडिया जो है वो क्या होगा, भारत राज्यों का एक संघ है। इंडिया का मतलब क्या है, भारत है, और भारत क्या होगा, राज्यों का एक संघ होगा। ठीक है, तो हमारा जो संविधान है ना वहाँ पर हिंदुस्तान इस तरीके के शब्द आपको देखने को नहीं मिलेंगे, वहाँ इंग्लिश का इंडिया शब्द है और हिंदी का भारत शब्द है। इंडिया यानी कि भारत। ठीक है, भारत क्या होगा, राज्यों का एक संघ होगा। तो ये सेम टू सेम बिल्कुल एज इट इज डेफिनेशन किस में दी गई है, आर्टिकल 1 में दी गई है। तो आर्टिकल 1 में क्या कहा गया है, इंडिया यानी कि भारत क्या होगा, राज्यों का एक संघ है। इसके बाद में पहली अनुसूची में भी क्या बताया गया है, राज्य और यूटी के बारे में बताया गया है। राज्य की जानकारी और यूनियन टेरिटरीज की जानकारी किस में दी गई है, पहली अनुसूची में दी गई है। पहले भाग में भी भारत की राजधानी, भारत की जानकारी है। आर्टिकल 1 से 4 में भी भारत की जानकारी है और इसके साथ साथ हमारी जो अनुसूची है उसमें भी राज्यों की जानकारी है। ठीक है, यह भारत की जानकारी हम ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि भारत बहुत सारे हमारे जो राज्य है उनसे मिलकर बना है। ठीक है, तो आर्टिकल 1 से 4 भाग 1 और इसके साथ साथ अनुसूची 1, इन सभी में हमारे राज्यों के बारे में, यूटी के बारे में हमें जानकारी मिलती है। अब बात कर लेते हैं आर्टिकल 1 की। आर्टिकल 1 में इसकी डेफिनेशन दी गई है। इसके साथ साथ अब बात करते हैं हम आर्टिकल 2 की।
आर्टिकल 2 में बताया गया है कि जो संघ है यानी कि हमारा जो राज्य है उसमें क्या होगा, नए राज्यों का प्रवेश किया जा सकता है। ये कैसे होगा, जैसे कोई विदेशी राज्य है जो अपने आप अपनी मर्जी से हमारे देश में शामिल होना चाहता है तो उसको हम क्या कर सकते हैं, हमारे देश में शामिल कर सकते हैं। इसमें जैसे सिक्किम है, सिक्किम इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो सिक्किम था वो पहले हमारा स्टेट नहीं था, ये क्या आया है, बाहर से आया है और हमारे भारत में इसको शामिल किया गया। इसके लिए अमेंडमेंट किए गए थे। पहले हमने इसको शहर राज्य बनाया, शहर राज्य इसलिए बनाया था ताकि मतलब जो सिक्किम है उसको भी ये गारंटी हो जाए कि मैं यहाँ पर क्या हूँ, सेफ हूँ। इसके बाद में हमने फिर से एक और अमेंडमेंट किया और इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया। आज सिक्किम हमारी स्टेट है, किसी और की स्टेट नहीं है, ठीक है। तो इसको हमने आर्टिकल 2 के तहत हमारे किस में शामिल किया, हमारे संघ में शामिल किया है। इसके बाद आर्टिकल 3 है। आर्टिकल 3 में ऐसा कहा गया है कि जो संसद है यानी कि जो आपकी पार्लियामेंट है वो साधारण बहुमत से क्या कर सकती है, किसी भी राज्य के नाम में, सीमा में क्या कर सकती है, चेंज कर सकती है। जैसे आपने देखा होगा, जैसे आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग करके अलग से स्टेट बना दी गई थी, तो ऐसे क्या कर सकते हैं, उनके नाम भी बदल सकती है, उनमें चेंज भी कर सकते हैं। तो ये सब राइट्स किसके पास है, आपकी पार्लियामेंट के पास में है। और ये किस में कहा गया है, आर्टिकल 3 में कहा गया है। अब बात कर लेते हैं आर्टिकल 4 की। आर्टिकल 4 में ये कहा गया है कि जो आपके यहाँ पर आर्टिकल 4 में जो जितने भी अमेंडमेंट होंगे, यानी कि जैसे मान लीजिए आर्टिकल 2 और 3 में जितने चेंजेस होंगे ना वो किससे बाहर होंगे, आपके आर्टिकल 368 से बाहर होंगे। आपको पता होगा 368 में हम क्या करते हैं, कोई भी नई चीज़ ऐड करनी हो हमारे संविधान में तो हम आर्टिकल 368 के तहत क्या करते हैं, अमेंडमेंट करते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से इसमें ये कहा गया है कि जब इसमें आर्टिकल 2 में और आर्टिकल 3 में जो चेंजेस होंगे वो किससे अलग होंगे, 368 से अलग होंगे। तो अभी मैंने आपको 4 आर्टिकल बताए हैं, आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3 एंड आर्टिकल 4। आर्टिकल 1 में हमारे भारत की राजधानी है, आर्टिकल 2 में कोई भी मतलब बाहरी जो राज्य है वो हमारे इसमें शामिल हो सकता है। आर्टिकल 3 में पार्लियामेंट साधारण बहुमत से किसी राज्य की सीमा में चेंज कर सकती है। आर्टिकल 4 में क्या होगा, जितने भी चेंजेस किए जाएंगे वो 368 से बाहर होंगे, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ लेते हैं आर्टिकल 1, 2, 3 एंड 4 के बारे में हम पढ़ चुके हैं। 1 में हमने पढ़ा है इंडियन स्टेट और उसकी डेफिनेशन के बारे में, ठीक है। इंडिया क्या है, इंडिया यानी कि भारत, ठीक है। इसके बाद आर्टिकल 2 पढ़ा है जिसमें बताया गया है कि हम किसी भी बाहरी राज्य को अपने देश में शामिल कर सकते हैं। आर्टिकल 3 में हमने संसद द्वारा साधारण बहुमत से हम क्या कर सकते हैं, अपने ही देश की जितने भी राज्य हैं उनके नाम में, उनकी सीमाओं में चेंज कर सकते हैं। आर्टिकल 4 में हमने पढ़ा है कि इसमें क्या किया जा सकता है, इसमें जितने अमेंडमेंट होंगे वो 368 से बाहर रखे जाएंगे। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इसमें आज एट प्रेजेंट हमारे यहाँ पर 28 स्टेट है और 8 क्या हैं, यूनियन टेरिटरी हैं। इससे पहले हमारे यहाँ पर 29 स्टेट्स थी और अब हमारे यहाँ पर कितनी हैं, 28 स्टेट हैं और 8 क्या है हमारे यहाँ पर यूनियन टेरिटरी हैं। इसके बाद में यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं भारतीय राज्यों का एकीकरण किस तरीके से हुआ, यानी कि जैसे जब हमारा देश आज़ाद हुआ उसके बाद में क्या इतिहास रहा है, उसके बाद हमारे यहाँ पर कैसे अलग अलग राज्य बने हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे भारतीय राज्यों के एकीकरण के बारे में। पर लिखा है सरदार पटेल, वीपी मेनन एंड लॉर्ड माउंटबेटन। आपके जब यहाँ पर अंग्रेजों का बोलबाला था तब उस समय में आपके यहाँ सरदार पटेल और वीपी मेनन को एक काम सौंपा गया था। इसके साथ साथ यहाँ पर लॉर्ड माउंटबेटन भी शामिल थे। इनको इसलिए शामिल किया गया था तो क्योंकि हमारे यहाँ पर उस समय अंग्रेजी भारत भी था, कुछ यहाँ पर जैसे ब्रिटिश कमिश्नरी भी थी, तो उन सबको भी यहाँ पर ऐड करना था। इसके साथ साथ जो सरदार पटेल हैं इन्हें क्या काम दिया गया, इनके साथ साथ वीपी मेनन ने भी काम किया और सरदार पटेल को देसी रियासतों के गठन का काम दिया गया। उस समय हमारे यहाँ पर टोटल 552 देसी रियासतें थी। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जब आपका देश आज़ाद हुआ तब आपके पास में कितनी देसी रियासतें थी, 552 देसी रियासतें थी। उसमें से ना 549 जो देसी रियासतें थी वो किस में शामिल हो गई, भारत में शामिल हो गई थी। तो ये ना अपनी मर्जी से शामिल हो गई थी किसमें, भारत में। तो 549 इसमें शामिल हो गई, लेकिन 3 देसी रियासतें ऐसी थी जो क्या नहीं हुई थी इसमें, ठीक है। तो इसमें ना 3 देसी रियासतें ऐसी थी जो अपनी मर्जी से इसमें शामिल नहीं होना चाहती थी। वो ये चाहती थी कि हम क्या बनाएंगे, अपना अलग से देश बनाएंगे। तो इसमें तीनों के नाम आपको पता होने चाहिए, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से उनको ऐड किया गया, क्योंकि ये स्पेशल हो जाती हैं, क्योंकि बाकी तो नॉर्मली ऐड हो गई लेकिन इनके लिए कुछ ना कुछ कार्रवाई करनी पड़ी। तो सबसे पहले यहाँ पर जो लिखा है
हैदराबाद जो है ये आपके ऐसे ही शामिल नहीं हो गया था। हैदराबाद जो है ना यह मुस्लिम इलाका था और ये क्या चाहते थे कि हमें क्या बना दिया जाए, अलग से एक देश बना दिया जाए, क्योंकि यहाँ के जो राजा महाराजा थे वो क्यों चाहेंगे कि हम किसी के अंडर काम करें, तो इसीलिए इनको क्या बना दिया गया यहाँ पर, मतलब जो हैदराबाद था वो ये चाहता था कि मैं अलग रहूँ। जूनागढ़ भी उसी तरीके से यही चाहता था कि मैं अलग से रहूँ। उसी तरीके से कश्मीर भी क्या चाहता था कि हमें क्या बना दिया जाए, अलग स्टेट का दर्जा, अलग देश का दर्जा दिया जाए। लेकिन हमारे जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं उन्होंने अपनी जो बुद्धि लगाई, तो उन्होंने क्या किया, जैसे हैदराबाद है, हैदराबाद के ऊपर क्या करा दी, इन्होंने पुलिस कार्रवाई करा दी, और पुलिस कार्रवाई कराई तो उसके तहत हैदराबाद को भारत में शामिल कर लिया गया। इस पुलिस कार्रवाई को हमने नाम दिया है ऑपरेशन पोलो। तो आपसे पूछा जाए ऑपरेशन पोलो किस स्टेट के ऊपर लागू किया गया था, किस स्टेट को ऑपरेशन पोलो के तहत भारत में मिलाया गया, तो आप क्या टिक करेंगे, हैदराबाद। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जितने भी पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो ऑपरेशन पोलो से हैदराबाद को भारत में शामिल किया गया। इसके बाद आता है जूनागढ़। जूनागढ़ को ना जनमत संग्रह, यानी कि यहाँ का जो राजा था ना वो एक तरीके से मुस्लिम था लेकिन जनता हिंदू समुदाय की थी। तो जो जनता थी वो क्या चाहती थी कि हम किस में शामिल होंगे, भारत में शामिल होंगे, लेकिन जो इनका राजा था वो ये चाहता था कि भारत में शामिल ना हो, हम अलग से अपना क्या बनाएंगे, देश बनाएंगे। तो यहाँ के लोगों से वोटिंग कराई और वोटिंग में इन्होंने क्या पाया कि ये जो मतलब जो जूनागढ़ है वो भारत के साथ में शामिल होना चाहता है। तो इस तरीके से जूनागढ़ को जनमत संग्रह से, हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई से क्या कर दिया गया, शामिल कर दिया गया। इसके बाद जो कश्मीर था, कश्मीर के राजा थे हरी सिंह। हरी सिंह जी जो थे ना वो ये नहीं चाहते थे कि मैं ना तो पाकिस्तान में जाऊं और ना ही हिंदुस्तान में जाऊं, दोनों तरफ शामिल नहीं होना चाहते थे। लेकिन जो कश्मीर है वो बहुत सुंदर स्टेट था, तो पाकिस्तान ने क्या किया, इसके ऊपर में हमला कर दिया। और जब इसके ऊपर हमला किया तो इसके कुछ पार्ट जो है वो इन्होंने यहाँ पर इस पर चढ़ाई कर दी पाकिस्तान ने। और इसके जो राजा थे हरी सिंह, उनको ये डर सताने लगा कि कहीं जो पाकिस्तान है वो मेरे ऊपर पूरी तरीके से कब्जा ना कर ले। तो जम्मू कश्मीर के जो राजा थे हरी सिंह, उन्होंने हमारे इंडिया में नेहरू के साथ में समझौता किया, एक विलय पत्र पर साइन कराए, उसमें धारा 370 ऐड कराई, ठीक है। और उसमें कहा गया कि हमारा जो हमारा कश्मीर है उसको स्पेशल स्टेट का दर्जा दिया जाएगा। तो ये सारी बातें किसको लेकर रिलेटेड थी, कश्मीर को लेकर रिलेटेड थी, ठीक है। तो कश्मीर को पूछा जाए कश्मीर को कैसे शामिल किया, तो विलय पत्र से शामिल किया। तो ये बात याद रखनी है, हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई से, जूनागढ़ को जनमत संग्रह से, और इसके साथ साथ कश्मीर को विलय पत्र से इसने शामिल किया, यानी कि एक जो एग्रीमेंट होता है उसके थ्रू इसको ऐड किया गया है। तो आई होप आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। इसके बाद में यहाँ पर ये तीनों तो इसमें ऐड हो गई देसी रियासतें। अब यहाँ पर 552 की 552 रियासतें इसमें शामिल हो गई। लेकिन अब यहाँ पर ये सवाल आया कि जो हमारी स्टेट्स हैं उनको क्या नाम दिया जाएगा, उनका गठन किस आधार पर किया जाएगा, क्योंकि उस समय में वो देशी रियासतें थी, इकट्ठी थी बिल्कुल, और यहाँ पर हर स्टेट में ना जाने कितने राजा बैठे हुए थे। तो अब यहाँ पर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि इनको इकट्ठा भी तो करना है, ठीक है। तो इसको इकट्ठा करने के लिए यहाँ क्या बनाई गई, एक कमेटियाँ बनाई गई, जिसमें से दो फेमस कमेटी हैं। एक का नाम है एस.के. धर कमेटी और एक आपके जेवीपी कमेटी। एस.के. धर कमेटी जो है, ये जो एस.के. धर जी थे ना, ये सुप्रीम कोर्ट में जज थे, इनकी अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया। इसमें 4 सदस्य थे, तो ये 4 सदस्यीय कमेटी थी। इसमें इसके जो मेंबर्स थे ना, उन्होंने कहा कि इसका जो गठन है वो भाषा के आधार पर किया जाएगा, लेकिन एस.के. धर जी ने इसके लिए मना कर दिया। तो ये कमेटी भी मतलब एक तरीके से काम नहीं कर पाई। इसका गठन ये मतलब 1947 के आसपास इसका गठन किया गया था, लेकिन इसने अपनी रिपोर्ट कब दी है, 1948 में दी है। तो इसको भी मतलब नहीं माना गया। तो एस.के. धर जो कमेटी है इसकी बात को भी नहीं माना गया। इसके बाद में एक कमेटी आई, जेवीपी कमेटी। इसमें कौन कौन शामिल थे, जेवीपी का मतलब है जवाहरलाल नेहरू, वी का मतलब है वल्लभ भाई पटेल, पी का मतलब है पट्टाभी सीतारमैया। तो ये 3 नाम जो है ना ये मोस्ट फेमस है, इन्हीं के नाम पर इस कमेटी का गठन किया गया है। तो जेवीपी कमेटी है जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल एंड पट्टाभी सीतारमैया। इन्होंने भी क्या कहा, इन्होंने मना कर दिया कि हम हमारी जो स्टेट्स हैं उनका गठन किसके आधार पर नहीं करेंगे, भाषा के आधार पर नहीं करेंगे। तो ये जितनी भी कमेटियां बनाई गई ये सभी क्या चाहती थी कि इनका गठन भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए। इसका गठन किसी न किसी अलग तरीके से करेंगे हम, लेकिन भाषा के आधार पर नहीं करेंगे। बट
1953 में ना एक मुद्दा उठ गया, भाषाई मुद्दा, और ये आंध्र प्रदेश में उठा था। आंध्र प्रदेश में ना एक क्या थे, सत्याग्रही थे। वो क्या चाहते थे कि हमारा जो आंध्र प्रदेश स्टेट है उसको ना अलग कर दिया जाए। पहले आंध्र प्रदेश, मद्रास, ये सब इकट्ठे थे और यहाँ पर ना एक जगह तमिल बोली जाती थी, एक जगह तेलुगु बोली जाती थी। तो यहाँ पर इनका मानना था कि हमें क्या बना दिया जाए, रामलू, इनका नाम था रामलू, जो सत्याग्रही थे उनका नाम रामलू था। उन्होंने ना वहाँ पर भूख हड़ताल कर दी और उन्होंने कहा कि हमारी आंध्र प्रदेश को मद्रास से अलग करके भाषा के आधार पर क्या कर दिया जाए, अलग से स्टेट बनाया जाए। लेकिन जो सरकारें थी वो इस बात के पक्ष में नहीं थी कि इनका जो गठन है भाषा के आधार पर होना चाहिए। वो सब ये चाहते थे कि हम भाषा के आधार पर किसी भी स्टेट का गठन नहीं करेंगे। लेकिन जैसे ही रामलू ने भूख हड़ताल की, लगभग 65 डेज के आसपास इन्होंने भूख हड़ताल रखी और इसके बाद में इनकी डेथ हो गई, रामलू की। और तभी से क्या करना पड़ा, वहाँ दंगे वगैरह उठने लगे, तो तभी जो सरकारें थी उन्हें इनकी बात माननी पड़ी और पहली स्टेट हमारी अस्तित्व में आई जिसका नाम था आंध्र प्रदेश। तो भाषाई आधार पर पहली स्टेट जो अस्तित्व में आई है उसको आंध्र प्रदेश से अलग कर, मद्रास से अलग करके आंध्र प्रदेश को पहली स्टेट का दर्जा दे दिया गया। और ये कब बन गई, 1 अक्टूबर 1953 में बन गई। तो भाषा के आधार पर आपकी गठित पहला राज्य कौन सा बना, आंध्र प्रदेश बना है। इसके बाद में 1953 में किसका गठन हुआ, फजल अली आयोग का गठन हुआ है। ठीक है, अब 1953 में 1 अक्टूबर 1953 को जब आपके यहाँ पर आंध्र प्रदेश का गठन हो गया, उसके बाद में कुछ समय बाद ही 1953 में ही एक आयोग का गठन किया गया और इसमें मतलब अलग अलग राज्य और यूटी बनाने की बात कही गई। और इसमें ना जितनी भी अब स्टेट्स बनेंगी सभी भाषा के आधार पर बनेंगी। पहले क्या बातें कर रहे थे कि हम भाषा के आधार पर स्टेट्स नहीं बनाएंगे, लेकिन जैसे ही रामलू ने आंदोलन किया, उनकी मृत्यु हुई, उसके बाद में सभी की सभी स्टेट्स जो है वो भाषा के आधार पर बनाई गई। 1953 में फजल अली आयोग का गठन किया जाता है और इसमें ना 3 सदस्य होते हैं। आपसे ये पूछे जा सकते हैं कि फजल अली आयोग कितने सदस्य का था, इसमें कौन कौन सदस्य थे। तो इसमें पहला नाम है कुंजरू का, फिर पाणिकर, फिर ये फजल अली। ठीक है, एक थे कुंजरू, पाणिकर और अली। तो तीनों याद रखने हैं, कुंजरू थे, पाणिकर थे और फजल अली थे। ये कब बने, 1953 में इसका गठन किया गया है फजल अली आयोग का। जब फजल अली आयोग बना तब इसने ना अपनी रिपोर्ट दी 1955 में। ठीक है, तो 1955 में ये अपनी रिपोर्ट देगा और इसमें इन्होंने कहा कि हमारे यहाँ पर 16 राज्य बनाए जाने चाहिए और उसमें 3 यूनियन टेरिटरी बनानी चाहिए। ठीक है, 1953 में फजल अली आयोग का गठन किया गया। तो आपसे पूछेगा कि आयोग कब बना है, तो 53 में बना है। इसने रिपोर्ट कब दी है, तो 2 साल बाद यानी कि 1955 में दी है। इसकी रिपोर्ट को लागू कब किया गया है, तो 1 साल बाद में यानी कि 1956 में लागू किया गया है। इसे राज्य पुनर्गठन आयोग का नाम भी, इसे राज्य पुनर्गठन आयोग के नाम से भी जाना जाता है। तो 1953 में फजल अली आयोग बनता है। इसके बाद 1956 में आपके इसकी रिपोर्ट को लागू कर दिया जाता है। बट इसकी रिपोर्ट में कुछ चेंजेस होते हैं। इन्होंने जब अपनी रिपोर्ट दी थी तो कितनी स्टेट की बात कही, 16 राज्य की बात कही और यूनियन टेरिटरी केवल 3 कही थी। लेकिन 1956 में जब इनकी रिपोर्ट को लागू किया गया तब उसमें आपके 2 स्टेट कम कर दी, यानी कि 14 स्टेट कर दी और साथ साथ यूनियन टेरिटरी कितनी बना दी इन्होंने, 6 यूनियन टेरिटरी बनाई। तो ये बात याद रखनी है आपको, जब आपके यहाँ पर रिपोर्ट लागू की गई तो कितनी स्टेट बनी, 14 स्टेट्स बनी है और साथ साथ यूनियन टेरिटरी कितनी बनी, 6 यूनियन टेरिटरी बनी है। इसमें आपको एक बात याद रखनी है कि जब ये आपकी 6 यूनियन टेरिटरी बनी थी तो इसमें आपके चंडीगढ़ शामिल नहीं था। चंडीगढ़ को 1966 में यूनियन टेरिटरी बनाया गया है, तो इन 6 यूनियन टेरिटरी में आपकी चंडीगढ़ शामिल नहीं है। इसके बाद में 1 अक्टूबर 1953 को आपके आंध्र प्रदेश को पहला राज्य चुन लिया गया, ये मैंने आपको बता दिया है। एट प्रेजेंट आपके 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। ये 8 यूनियन टेरिटरी किस तरीके से है ये भी मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके बताऊंगी। अब हम पढ़ लेते हैं हमारे अलग अलग राज्यों के फॉर्मेशन के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया 14 स्टेट्स तो आपकी पहले से बन गई थी, लेकिन जो नई बनी है, जो अमेंडमेंट से ऐड हुई हैं, उन सब के बारे में हमारा जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। इसको मैंने आगे ना ट्रिक्स के साथ में भी लिखा है ताकि आपको इसको याद करने में मुश्किल ना हो। देखो आगे यहाँ पर मैंने लिखा है, ये देखो ये ट्रिक है। इसके थ्रू ना पहले आप कंसेप्ट पढ़े अच्छे से, फिर जब हम इस ट्रिक को पढ़ेंगे तो आप आसानी से मतलब इसको सॉल्व कर पाएंगे। आप एग्जाम में जब इसको टिक करेंगे तब भी आपको ये आता होगा। अब मान लो मैं आपको बस ये ट्रिक रट्टे मरवा दूँ और इसका कंसेप्ट ना बताऊँ
तब आप इसको नहीं कर पाएंगे, पेपर के टाइम पर आप इसे भूल जाएंगे। तो इसमें ज़रूरी होता है कि आप पहले उसका कंसेप्ट पढ़ें, फिर अगर आपको मान लो वो डाटा याद नहीं हो रहा है तो कोई ना कोई ऐसी ट्रिक बनाएं जिसके थ्रू आप इसको याद रख सकें, यानी कि फैक्ट्स को याद रख सकें। ठीक है, तभी मैं आपको कंसेप्ट भी बताती हूँ, साथ साथ उसमें फैक्ट भी बताती हूँ, ताकि आप उसको अच्छे से याद रख पाए, एग्जाम में आप उसे टिक कर पाए। क्योंकि अगर हम फैक्ट रट लेते हैं और एग्जाम में जाते हैं तब हम उन्हें भूल जाते हैं, इसलिए हमारे दोनों ही चीज़ों को पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी होता है। स्टेट लिखे हैं महाराष्ट्र और गुजरात। आपके जो महाराष्ट्र है ये, यानी कि इसके महाराष्ट्र से अलग करके यहाँ पर एक स्टेट बनाई गई गुजरात। जो महाराष्ट्र था यहाँ पर मराठी बोली जाती थी और जो गुजरात था यहाँ पर गुजराती बोली जाती थी। महाराष्ट्र एक बड़ी सारी स्टेट था जिसमें ना दो आधार पर ये बटा हुआ था। जैसे आपके पंजाब और हरियाणा थे, हरियाणा में हिंदी भाषी थे और पंजाब में पंजाबी भाषी थे। उसी तरीके से महाराष्ट्र और गुजरात में डिस्प्यूट हुआ भाषा को लेकर। यहाँ पर महाराष्ट्र के एरिया में मराठी और गुजरात के एरिया में गुजराती बोली जाती थी। तो यहाँ पर गुजरात के लोगों ने कहा कि हमें भाषा के मतलब हम यहाँ पर गुजराती भाषा बोलते हैं तो हमें इससे अलग कर दिया जाए। तभी यहाँ पर 14 स्टेट तो पहले से थी, इसके बाद में ये बनेगी 15th स्टेट। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए 15वीं स्टेट कौन सी बनी है, तो यहाँ पर जो गुजरात है 1960 में गुजरात जो है ये 15th स्टेट बनती है। ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ा था 1956 तक। 1956 में आपके 14 स्टेट अस्तित्व में आई थी। इसके बाद 1960 में जो गुजरात है वो क्या बनी है, आपके 15वीं स्टेट बनी है। तो ये आपको याद रखना है। 1960 में गुजरात को गुजराती भाषा के आधार पर अलग स्टेट का दर्जा दे दिया गया और ये कब बनी है, 4 साल बाद, यानी कि 1960 में। तो आपसे पूछा जाए 15वीं स्टेट कौन सी बनी है, आपके गुजरात बनी है। ठीक है, ये 1960 में बनी है, महाराष्ट्र से अलग करके इसको बनाया गया है, तो ये याद रखना है। इसके बाद आपके दादर नागर हवेली, यहाँ पर ये यूटी थी, तो दादर नागर हवेली जो है ये ना पहले पुर्तगालियों का यहाँ पर राज था। ठीक है, पुर्तगाली यहाँ से 1954 में यहाँ से चले गए थे, लेकिन जब ये यहाँ से गए मतलब एक तरीके से एक्वायर्ड स्टेट बना दी हमने, यानी कि हमने इसको क्या किया है, अर्जित किया। किससे, पुर्तगालियों से। हमने इसको पूर्ण स्टेट का दर्जा नहीं दिया। दादर नागर हवेली को हमने क्या रखा, एक्वायर्ड एरिया रखा, यानी कि हमने इसको कहीं ना कहीं से अर्जित किया हुआ है। ठीक है, इसके बाद में यहाँ 1954 में ये गए थे, तो 19 हमारी एक्वायर्ड एरिया रहा, यानी कि कोई अर्जित एरिया जो हमने किसी न किसी से लिया हो। तो इसके बाद में 1961 में हमने इसे क्या बना दिया, यूनियन टेरिटरी बना दिया। जब हमने इसको यूनियन टेरिटरी बनाया तब इसके लिए हमने यहाँ पर अमेंडमेंट किया और ये 10वां अमेंडमेंट था। ठीक है, तो ये अमेंडमेंट भी हुए हैं इसके साथ साथ। तो दादर नागर हवेली कब अलग की, हमने 1961 में हमने इसको क्या बनाया है, यूनियन टेरिटरी बनाया है और इसके लिए हमने 10वां संविधान संशोधन किया। 1961 की बात है। 1960 में हमने क्या बनाया है, गुजरात को अलग किया है, 15th स्टेट बनाया है। यूटी की बात नहीं कर रही हूँ, स्टेट की बात कर रही हूँ। यहाँ पर दादर नागर हवेली आपके यूनियन टेरिटरी है। कब बनेगी, 1961 में बनेगी। ये क्या था, पहले एक्वायर्ड एरिया था, लेकिन 1961 में हमने इसे क्या बना दिया, यूनियन टेरिटरी बना दिया। और किसके तहत बनाया है, 10th अमेंडमेंट करके बनाया, 10वां संविधान संशोधन करके बनाया है। आज अगर आप पढ़ेंगे तो दादर नागर हवेली और दमन दीव क्या है, दोनों इकट्ठी यूटी हैं। ये भी मैं आपको आगे एक्सप्लेन करके बताऊंगी। इसके बाद आपके गोवा और दमन दीव की बात कर लेते हैं। उस समय में गोवा आप सभी जानते हैं, गोवा एक ऐसा स्टेट था जो पुर्तगालियों के अधीन था, यानी कि पुर्तगाली यहाँ पर रहा करते थे। आज भी आप गोवा में जाएंगे तब भी आपको वहाँ पर पुर्तगाली टच देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ दमन दीव, ठीक है, ये दोनों क्या थी, आपकी यूनियन टेरिटरी थी। इससे पहले हमने दादर नागर हवेली पढ़ा है, वो भी 1961 में हमने क्या बनाई है, हमारी यूनियन टेरिटरी बनाई है। इसके बाद जो गोवा है और दमन दीव है, आज तो गोवा हमारा स्टेट है, लेकिन पहले हमने गोवा को स्टेट ना बनाकर क्या बना दिया था, यूनियन टेरिटरी बनाया था। ये दोनों ही किसके अंडर में आती थी, पुर्तगालियों के अंडर में आती थी। और 1961 में हमने इसको 1961 में क्या किया, आज़ाद कराया। किससे, पुर्तगालियों से। पुलिस कार्रवाई कराई थी हमने, तब ये पुर्तगाली यहाँ से गोवा को छोड़ कर गए थे। ठीक है, 1961 में हमने इसे आज़ाद कराया। पहले हमने इसको यूटी बनाया है, बाद में हम इसे क्या बनाएंगे, राज्य बनाएंगे। मैं आपको आगे बताऊंगी कि ये राज्य कब बनेगा और कौन से नंबर का राज्य बनेगा।
इसके बाद दमनदीप की बात कर लेते हैं। दमनदीप भी यूनियन टेरिटरी बनता है 1961 में। इन दोनों के लिए एक अमेंडमेंट करना पड़ता है और वो कौन सा अमेंडमेंट होगा, 12वां अमेंडमेंट होगा। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको दादर नागर हवेली पढ़ाया, तो दादर में हमने क्या किया, 10 किया। तो ऐसे दादाजी से याद कर लेना। ठीक है, दादाजी क्या देते, 10 रुपए देते थे जब हम छोटे थे। तो इसको याद करने का तरीका है, दादर नागर हवेली यानी दादाजी क्या देंगे, 10 रुपए देंगे। 10वां अमेंडमेंट किया, कब किया, 1961 में किया है। ठीक है, और इसको हमने क्या बना दिया, हमारा यूनियन टेरिटरी बना दिया। इसके बाद हमने गोवा पढ़ा, दमनदीव पढ़ा है। गोवा और दमनदीव के लिए हमने 12वां अमेंडमेंट किया है। ठीक है, तो 12वां अमेंडमेंट किसके लिए हुआ, गोवा और दमनदीव के लिए हुआ है। ऐसे याद रखो, 12वीं होते ही बच्चे गोवा घूमने चले जाते हैं। आजकल के बच्चे 12वीं होते ही गोवा घूमने चले जाते हैं। तो गोवा और दमनदीव के लिए हमने क्या किया है, यहाँ पर 12वां अमेंडमेंट किया। और कब किया, 1961 में किया है। बस इतना ही याद रखना है। ठीक है, पहले गोवा को हमने क्या बनाया, यूनियन टेरिटरी बनाया, बाद में हमने इसको स्टेट बना दिया। इसके बाद हम बात कर लेते हैं पुडुचेरी की। पुडुचेरी जो है ये 1962 में इसको यूनियन टेरिटरी बनाया। पहले ये फ्रांसीसियों की कॉलोनी हुआ करता था। फ्रांसीसी यहाँ से 1954 में अपने आप चले गए थे। 1962 में हमने से क्या बना दिया, पुडुचेरी को यूनियन टेरिटरी बना दिया। मैंने आपको बताया था कि 2 ऐसी स्टेट्स हैं, 2 ऐसी यूनियन टेरिटरी जहां पर विधानसभाएं हैं, जहां पर सीएम बनते हैं। उनमें से आपका पुडुचेरी भी एक है और साथ साथ दिल्ली है। ठीक है, तो पुडुचेरी किसके अधीन आता था, फ्रांसीसियों के अधीन था। इसको 1962 में हमने क्या बनाया, यूनियन टेरिटरी बनाया है। ठीक है, 1 साल बाद उनके यूनियन पुडुचेरी ना आपका एक ऐसा यूनियन टेरिटरी है क्योंकि इसके 4 जिले जो है वो भारत के 3 अलग अलग राज्यों में है, इसीलिए भी ये इंपॉर्टेंट है। ये अगर आपने कभी केबीसी देखा होगा ना, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो ये मैं आपको बताती हूँ कि कौन से जिले हैं जो कौन से राज्यों में है। 4 जिले इसके और 3 राज्यों में है। एक इसमें पुडुचेरी खुद ही है, फिर इसके बाद में करिकाल है, इसके बाद माहे और यमन है। पुडुचेरी जो है ये खुद किस में पड़ता है, तमिलनाडु में। इसके साथ साथ करिकाल भी किस में, तमिलनाडु में। तो 2 इसके ऐसे जिले जो कहाँ पर हैं, तमिलनाडु में है। इसमें से एक पुडुचेरी खुद है, इसके साथ साथ करिकाल है। ये दोनों कहाँ पर हैं, तमिलनाडु में है। इसके बाद में केरल में है, माहे केरल में है, और इसके साथ साथ यमन जो है वो आंध्र प्रदेश में है। तो 4 जिले 3 स्टेट में हैं, 2 तमिलनाडु में है, एक केरल में है और एक कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है। तो तमिलनाडु में आपके पुडुचेरी है, इसके साथ साथ करिकाल है। इसके बाद में माहे केरल में है और यमन कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में है। पुडुचेरी जो है वो 1954 में यहाँ से गए थे फ्रांसीसी। 1962 में हमने से क्या बना दिया, हमारा यूनियन टेरिटरी बना दिया है। आई होप यहाँ तक के पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद हम बात कर लेते हैं नागालैंड की। 15th स्टेट हम पढ़ते आए हैं। 15वीं स्टेट मैंने आपको बताया था, गुजरात क्या बनी आपकी, 15वीं स्टेट बनी है। वो हमने भी जो 3 पढ़ी है वो यूनियन टेरिटरी पढ़ी है। इसके बाद में नागालैंड की बात कर लेते हैं। नागालैंड 16वां राज्य बना है। ठीक है, ये नागा पहाड़ी और असम के कुछ हिस्से को जोड़कर बनाया गया नागालैंड। ये 16वां राज्य। आपको पता होगा कि ये ऐसी स्टेट्स है जहाँ पर एक सीट्स देखने को मिलती है। यहाँ जनसंख्या बहुत ज़्यादा नहीं है। 1963 में ये क्या बन गया, हमारा 16वां राज्य बना है। तो नागालैंड कौन सा राज्य बना, हमारा 16वां राज्य बना। कब बना है, 1963 में बना है। नागा पहाड़ी और असम के कुछ हिस्से को जोड़कर नागालैंड का गठन किया गया। अब आ जाते हैं हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश पर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये हमसे भी रिलेटेड है और चंडीगढ़ से भी रिलेटेड है, हमारे सभी एरियाज से रिलेटेड है, इसलिए इसके बारे में जानना जरूरी है। इसके बाद 1963 के बाद में आप सभी को पता है हरियाणा 70वां राज्य है। ठीक है, इसके बाद चंडीगढ़ और यहाँ पर हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ की बात हो रही है। पंजाब पहले से अस्तित्व में था, जब वो 14 स्टेट बनी थी तब पंजाब था। ठीक है, पर हरियाणा को नहीं बनाया गया था। यहाँ पर 2 टाइप के एरिया थे, एक में पंजाबी बोली जाती थी और एक में हिंदी बोली जाती थी। तो हरियाणा क्या कहता था कि हमें इससे अलग होना है। तो 1966 में हरियाणा को पंजाब से अलग करके एक अलग राज्य बना दिया गया। और हरियाणा के लिए कौन से आयोग का गठन हुआ था, शाह आयोग का गठन हुआ। तो 1966 में हरियाणा कौन सा राज्य बना है, 70वें नंबर का राज्य बना है। 16वां कौन सा है, नागालैंड क्या है, 16वां राज्य है। ठीक है, इसके बाद में चंडीगढ़ को इसके साथ साथ क्या बना दिया, यूनियन टेरिटरी बना दिया। मैंने आपको जब चंडीगढ़ जीके पढ़ाई थी तब मैंने अच्छे से समझाया था कि जो चंडीगढ़ है उसको यूनियन टेरिटरी इसलिए बनाया गया ताकि हरियाणा और पंजाब दोनों आपस में चंडीगढ़ को लेकर लड़ाई ना करें और चंडीगढ़ किसी भी स्टेट का ना होकर देश का रहे। तो इसीलिए क्या है, यूनियन टेरिटरी है, तभी ये 2 स्टेट की इकट्ठी कैपिटल है।
ठीक है। इसके बाद जो हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश भी इन्हीं का पार्ट था, यानी कि पंजाब का हिस्सा था, लेकिन बाद में 1966 में हमने हिमाचल प्रदेश को स्टेट नहीं बनाया। ये बात याद रखनी है। 1966 में जब हरियाणा का गठन होता है तब हरियाणा स्टेट बनेगी, लेकिन हिमाचल प्रदेश स्टेट नहीं बनेगा। हिमाचल प्रदेश को यूनियन टेरिटरी बनाया हमने। तो 1966 में हिमाचल क्या बनेगा, यूनियन टेरिटरी बनेगा, लेकिन 1971 में हम इसे क्या बना देंगे, हमारे भारत का अलग से राज्य बना देंगे, 18th स्टेट बना देंगे। ठीक है, तो 18वां राज्य कौन बन जाएगा, हमारा हिमाचल प्रदेश बन जाएगा। इसमें ना आपको डरने की बात नहीं है, आगे मैं आपको ट्रिक से याद कराऊंगी तब आपको और भी अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, 70वां राज्य हरियाणा है, 18वां राज्य कौन सा बनेगा हमारा, यहाँ पर हिमाचल प्रदेश बना, और कब बना है, 1971 में बना है। इसके बाद यहाँ पर 18 स्टेट्स हमने पढ़ लिए। अब हम चलते हैं 1920 पर और 21 पर। यहाँ पर मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय, यहाँ इसको मैंने याद भी कराया था, मेघ त्रिमणि। ठीक है, तो मेघ त्रि और मणि, तो ये याद रखना, मेघ त्रि मणि। ठीक है, ये कैसे स्टेट बने हैं, अलग अलग स्टेट बने हैं। मणिपुर आपका 19th स्टेट बना है, त्रिपुरा आपका 20वां और मेघालय आपका 21वां स्टेट बना। ये तीनों ही 1972 में राज्य बन गए। ये पहले मणिपुर और त्रिपुरा जो थे ये पहले यूनियन टेरिटरी थे। ठीक है, मेघालय क्या बन गया, 21वां स्टेट बन गया। तो मणिपुर पूछा जाएगा, मणिपुर पहले बना है, फिर त्रि बना, फिर मेघ बना। पहले मणि बनेगी, फिर त्रि, फिर मेघ। ठीक है, मणि कब बना, 19 में, और त्रिपुरा 20वां, और इसके साथ साथ मेघालय 21वां स्टेट बना है। और कब बने हैं, 1972 में बने हैं। 1971 में मैंने आपको बताया था कौन सा बना, हिमाचल प्रदेश बना है। उससे पहले मैंने आपको बताया 1966 में हरियाणा बना है। तो ये सारी बातें आपको याद रख लेनी है। 1963 में मैंने आपको बताया नागालैंड बना है। तो ये जितने पॉइंट है ना आपको याद रखने हैं, और आई होप आपको क्लास देखते देखते ये याद भी हो जाएंगे। मैं इतने रिवाइज करा देती हूँ आपको। इसके बाद में 1972 तक हम पढ़ चुके हैं। 3 राज्य बने हैं, मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय। मणिपुर 19वां स्टेट है, त्रिपुरा यहाँ पर 20वां है, और मेघालय 21वां है। इसके बाद हम पढ़ लेते हैं 1974 में कौन सा राज्य बना आपका। मैंने आपको बताया था सिक्किम जो है हमने इसको अर्जित किया है। ठीक है, ये हमारे राज्य में पहले हमारे देश में शामिल नहीं था, लेकिन 1974 में हमने इसे क्या बना दिया, सिक्किम को सह राज्य बनाया। जब हमने इसको सह राज्य बनाया तब इसमें हमने 35th अमेंडमेंट क्या, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, कौन सा अमेंडमेंट क्या, 35वां संविधान संशोधन किया है हमने। ठीक है, 1974 में, और हमने इसको 1 साल तक क्या रखा, हमारा सह राज्य रखा, कंप्लीट राज्य का दर्जा हमने से नहीं दिया। 1974 में 1 साल के बाद में, यानी कि जब ये संतुष्ट हो गया कि हाँ अब यहाँ पर भारत में मेरे अधिकारों का हनन नहीं होगा, मैं इसी का मतलब इसी का राज्य बनकर रह सकता हूँ, तो 1 साल के बाद हमने इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया 1975 में। तो सिक्किम आपका 22वां राज्य बन जाता है 1975 में, और 36th अमेंडमेंट के बाद। ठीक है, उसमें पहले सह राज्य कब बनेगा, 35th से, पूर्ण राज्य कब बनेगा, 36th से। तो ये अमेंडमेंट भी आपको याद रखने हैं, क्योंकि जो ये स्पेशल होते हैं ना, ये पूछे जाते हैं। इसके बाद 1987 में यहाँ पर आपके 3 स्टेट बनती है। जैसे 1987 में मिजोरम बनेगा, 1987 में आपके अरुणाचल प्रदेश बनेगा, 1987 में गोवा क्या बन जाएगा, पूर्ण राज्य बन जाएगा। तो यहाँ पर 87 में 3 बनते हैं, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, और 87 में आपका गोवा पूर्ण राज्य बन जाएगा। ठीक है, सिक्किम कब बनेगा, यहाँ पर सिक्किम को हमने क्या बनाया, सह राज्य का दर्जा दिया है। 1987 में मिजोरम को हमने 23वां स्टेट बनाया। 87 में अरुणाचल प्रदेश को हमने 24वां स्टेट बनाया है। 87 में हमने गोवा को क्या दे दिया, पूरा का पूरा यहाँ पर पूरा स्टेट बना दिया। पहले हमने इसको यूटी बनाया था। ठीक है, तो ये बात आपको याद रख लेनी है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 87 में गोवा पूर्ण राज्य बन जाएगा, 25th स्टेट बन जाएगी। इसके लिए हम हमारे संविधान में 56th अमेंडमेंट करेंगे। तो जिसके अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताती जा रही हूँ। तो इसके लिए हमने क्या किया, 56th अमेंडमेंट किया है। ठीक है, तो ये आपका जरूरी है। इसके बाद हम पढ़ते हैं, यहाँ पर 3 स्टेट 2000 में बनी है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें छत्तीसगढ़ बनेगा, उत्तराखंड बनेगा और झारखंड बनेगा। छत्तीसगढ़ जो है इसको MP से, मध्य प्रदेश से अलग करके छत्तीसगढ़ 26वीं स्टेट बनाई गई। 6 से छत्तीसगढ़ और 26। ठीक है, छत्तीसगढ़ कौन सी स्टेट बनी है, 26वीं स्टेट बनी है। इसके बाद उत्तराखंड यूपी से अलग किया गया, 27वां स्टेट बना है, और बिहार से झारखंड को अलग किया गया, और ये 28वां स्टेट बन जाता है आपका। इसके बाद में तेलंगाना बनेगा 2014 में, 29th स्टेट बनेगा, आंध्र प्रदेश से अलग करके बनाया गया है। अब आप कहेंगे कि आज तो हमारे यहाँ पर 28 स्टेट हैं, तो मैं आपको बता देती हूँ कि पहले जम्मू कश्मीर जो है
यहाँ तक जो जम्मू कश्मीर था वो भी आपका एक स्टेट था, इसलिए ये 29 राज्य हो गए। लेकिन आज जो है जम्मू कश्मीर वो आपका स्टेट नहीं है, यूनियन टेरिटरी है, इसलिए एक स्टेट कम हो जाती है आपकी। तो टोटल स्टेट्स कितनी हैं आपके यहाँ पर? 28 स्टेट हैं। ये मैंने आपको पूरा का पूरा इतिहास बताया है सभी स्टेट्स का। अब ओनली आपके पास में 28 स्टेट हैं। जम्मू कश्मीर अब आपकी यूनियन टेरिटरी है। जम्मू कश्मीर के साथ साथ लद्दाख भी क्या है? यूनियन टेरिटरी है। ठीक है, इसके लिए ना घोषणा कब हुई थी? 9 अगस्त 2019 को आपके यहाँ पर घोषणा की गई। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को क्या बनाया जाएगा? यूनियन टेरिटरी बनाया जाएगा। यहाँ से धारा 370 हटा दी गई, कंप्लीट रूप से धारा 370 हटा दी। इनका कॉन्स्टिट्यूशन जो भी था वो सब क्या कर दिया? यहाँ से खत्म कर दिया, अलग कॉन्स्टिट्यूशन खत्म कर दिया। अब ये हमारे देश का हिस्सा है, अब ये राज्य नहीं है, यूटी है। जम्मू कश्मीर भी यूनियन टेरिटरी है और लद्दाख भी यूनियन टेरिटरी है। इसको पूर्ण यूनियन टेरिटरी का दर्जा कब मिल गया? 31 अक्टूबर 2019 को मिल गया। ठीक है, ये तो घोषणा हुई थी, लेकिन बने कब है ये भी पूछा जा सकता है। तो 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख आपके यूनियन टेरिटरी बन जाते हैं। तो ये आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके बाद हम पढ़ते हैं दादर नागर हवेली। आपको मैंने बताया था दादर नागर हवेली और दमन दीव आपकी अलग अलग यूटी बनाई गई थी, लेकिन आज इनको दोनों को इकट्ठा कर दिया गया क्योंकि बहुत छोटे से एरिया हैं, मतलब आइलैंड टाइप। एक तरीके से आप क्या लगा सकते हैं, जैसे वोटर के साथ में लगते हैं, वोटर बॉडी के साथ में लगते हैं। तो ये ना बहुत छोटे छोटे एरिया, तो इनको अलग अलग यूटी रखने की जरूरत ही नहीं थी और इनके बीच में डिस्टेंस भी सिर्फ 4-5 किलोमीटर का है। तो इसीलिए क्या किया हमने, इन दोनों को इकट्ठा कर दिया, मर्ज करके एक ही यूनियन टेरिटरी बना दिया। दादर प्लस दमन दीव आज एक यूटी है। सभी काम इसके कहाँ पर होते हैं? इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? दीव में है। ठीक है, तो काम कहाँ पर होंगे? दीव में होंगे। और ये दादर नागर हवेली और दमन दीव क्या है? एक ही यूटी है। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको ये सारा समझाऊंगी ट्रिक्स के थ्रू, ताकि अब आपको ये और भी अच्छे से याद हो जाए कि हमने क्या क्या पढ़ा था। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अब आपको अच्छे से ये सारा एक्सप्लेन कर देती हूँ। सबसे पहले आपको ये ट्रिक लिख लेनी है अपनी कॉपी के ऊपर। आम गुनाह है मैम तुसी गाओ और मौज लो। मतलब ये ट्रिक है और कुछ नहीं है। आम गुनाह है मैम तुसी गाओ और मौज लो। ठीक है, तो ये ट्रिक्स के साथ में आप याद करेंगे। आम गुनाह है मैम तुसी गाओ और मौज लो। ठीक है, तो आ से क्या बनेगा? यहाँ पर हमारे आंध्र प्रदेश बना है। सबसे पहले आम लिखेंगे, आ से क्या बनेगा? आंध्र प्रदेश कब बना? 1953 में बना है। ठीक है, इसके बाद है यहाँ पर मैं से कुछ नहीं बनेगा। गुनाह, गुनाह में क्या है? गै से क्या बना? गुजरात बना, 1960 में 15th स्टेट बना है। इसके बाद नागालैंड बना आपका 1962 में। इसके बाद हरियाणा 1966 में। ये कौन सी स्टेट बनी? 15, 16, 17। ठीक है, हरियाणा आपकी 70वीं स्टेट है। तो गुजरात 1960 में बना है, नागालैंड 1962 में बना है, हरियाणा 1966 में बना है। इसके बाद आता है मैम। मैम में क्या है? मैं ये क्या है? मेघालय और मणि। तो 2 मैम है। मैम में क्या है? मेघ और मणि है। ये 1972 में बनते हैं। इसके साथ साथ तय से मतलब तुसी में क्या आएगा? तय से बनेगा त्रिपुरा। तो ये तीनों आपके 1972 में बन जाते हैं। इसके बाद ये जो है था ये है रह गया, सॉरी, हिमाचल प्रदेश बनता है 1971 में। इसके बाद सी से क्या बना? सिक्किम 1975 में बनता है। गाँव से क्या बनेगा? गोवा। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, मो से क्या बनेगा? यहाँ पर मिजोरम। ठीक है, इसके बाद आपके वो जो 3 स्टेट बनती हैं, जो छत्तीसगढ़, झारखंड और इसके साथ साथ एक वो उत्तराखंड, तो ये स्टेट बनती है। इसके बाद में आपका तेलंगाना बनता है। तो ये सारे के सारे थे आपके ट्रिक्स के साथ वाले। तो पहले यहाँ पर हमने जो ट्रिक पढ़ी है उसका नाम क्या है? आम गुनाह है मैम क्या बनेगा? आंध्र प्रदेश। गुनाह से बनेगा गुजरात, नागालैंड और हरियाणा। फिर है अलग है तो उससे हिमाचल प्रदेश बनेगा। मैम तुसी, मैम में क्या बनेंगे? मणि और मेघ। तू से बनेगा यहाँ पर त्रिपुरा। सी से बनेगा सिक्किम। तुसी तक हो गया। इसके बाद में गाँव, गा से बनेगा गोवा। ओ से बनेगा यहाँ अरुणाचल प्रदेश। इसके बाद में मोज से बनेगा मिजोरम। आई होप यहाँ तक के सारे पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। इसको आप अपनी नोटबुक पर लिखिएगा, 2-3 बार लिख कर देखिएगा। जब एग्जाम होगा ना, बस एक बार इसको रीड कर लेना, आपको ये देखते ही याद आ जाएगा, क्योंकि मैंने आपको ये कंसेप्ट से भी पढ़ा दिया है और ट्रिक्स के साथ भी याद करा दिया है।
तो अब आप इसको भूलेंगे नहीं। जितने पॉइंट मैंने आपको बताए हैं आप साथ साथ रिपीट कीजिएगा, अपने लिख कर देखिएगा, अपनी नोटबुक में लिख कर देखिएगा, आपको ये सारे याद मिलेंगे। तो मिलते हैं अब हमारी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रह सकते हैं। इससे नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊँगी कि हमारे भारतीय संविधान में कौन सा मतलब जैसे जिस तरीके से कोई पोस्ट होती है वो कहाँ से ली गई है, ठीक है, वो ज़रूरी है आपकी, इसलिए मैं आपको वो पढ़ाऊँगी। तो मिलेंगे हम हमारी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। थैंक यू, धन्यवाद।